नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। निफ्टी 50 ने 11 दिसंबर को कहीं मूव नहीं किया, 27 पॉइंट का मूवमेंट था। 21,000 से बार-बार टक्कर खाया और लेकिन नीचे ही क्लोज़ हुआ। हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस में लास्ट वीडियो में मार्केट प्रीव्यू के देखा था कि 21,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, रेजिस्टेंस है वहाँ पे। जितना टाइम डिके हो रहा है, उतनी उनकी वैल्यू बढ़ रही है, उतना वो प्रीमियम अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो उनकी उनकी कॉल सेलिंग अभी भी बची हुई है, कॉलेटर्स का ही टाइम चल रहा है। लेकिन जिस दिन ऑप्शन चेन में चेंज आया, 21,000 ब्रेक किया, उस दिन जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, काफ़ी आएगी, तो वो भी देखेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे पास, अगर आप देखो तो 21,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बार-बार उससे टकरा के नीचे आ रहा है। अगर हम इसको क्विकली कन्वर्ट कर दें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसको ऑटो कर दें, तो आप देखोगे कि लगातार जो आइलैंड्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गैप अप होता है, फिर ऊपर गैप अप ऊपर, लेकिन 21,000 पे रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहा है। लेकिन एक वक़्त अब वो वक़्त आ गया है कि 21,000 को ये तोड़ दे। बहुत क्लोज़ आ गया है, बहुत ही क्लोज़ रेंज में, या तो सीधा 21,000 से कम 200-300 पॉइंट नीचे आएगा, नहीं तो उसको ब्रीच कर देगा। तो लगातार ऊपर जा रहा है, अब दस्तक दे रहा है। अब आगे की कहानी हमको ऑप्शन चेन बताएगा, तो सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में देखते हैं तो 21,000 पर जो कॉल राइटर्स हैं, वहाँ ओपन इंटरेस्ट कितना है? 1,71,000 का ओपन इंटरेस्ट है। पिछली बार से थोड़ा कम हो गया है, कुछ लोगों ने अपनी पोज़ीशन कवर की है, लेकिन अभी भी पोज़ीशंस यहाँ फिलहाल बड़ी ही हैं। इसके बाद जो आप रेजिस्टेंस देखोगे तो सीधा आपको दिखाई दे रहा है 21,100 पर, जो कि ऑलमोस्ट 1,00,000 हो गया, 99,000 है। उसके बाद 21,200, तो हर 100 पॉइंट पर है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा रेजिस्टेंस जो है वो 21,500 के आसपास है। तो अगर ब्रीच करता है तो सीधा 21,100 और 200 की तरफ जा सकता है, तो बहुत क्लोज़ आ गया है। सपोर्ट साइड में देखते हैं तो 21,000 पे 1,12,000 का सपोर्ट भी बिल्ड हो चुका है। और अगर यहाँ देखो उसके नीचे तो 20,900 पर 1,43 और 20,800 पे 1,13। तो सपोर्ट है नीचे 100-100 पॉइंट पे अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस उतना नहीं है। तो बहुत क्लोज रेंज में आ गया है। अगर ये ब्रीच करेगा और 21,100 के पास जाएगा, 21,050 भी क्रॉस करेगा तो बहुत हैवी शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो पुश कर देगी 21,200 में। लेकिन फिलहाल मार्केट में ऐसा कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं है। यूएस में फेड्स की मीटिंग शुरू होगी शायद कल से। 1-2 दिन चलेगी, आपस में गप्पे लड़ाएँगे, फिर क्या डिसीज़न आएगा बताएँगे, लेकिन कोई मेजर अनाउंसमेंट हम अभी ईयर एंड में, क्रिसमस के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। तो देखते हैं, अगर कोई मार्केट में ऐसा ट्रिगर पॉइंट आया तो जाएगा। हमको पता है कि 21,000 पे अभी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत क्लोज़ आ चुका है, कभी किसी वक़्त ब्रीच हो सकता है। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ही तेज़ एक्शन लेना पड़ेगा। निफ्टी बैंक में आते हैं, निफ्टी बैंक अगेन आज उसने अपना ऑल टाइम हाई फिर टच किया, लेकिन वहाँ से भी सेलिंग आ गई, नीचे आ गया। बैंक्स में शुरुआत में दिन में मूवमेंट थी, लेकिन दोपहर आते-आते तक वो सब फिज़ल आउट हो गई। तो प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, इन्होंने अपने हाई पॉइंट्स को टच किया, लेकिन नीचे आ गया, तो ये भी बहुत क्लोज़ बैठा हुआ है, इसको भी हम वॉच करेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल्स की जो एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को होती है, तो कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक ऊपर-नीचे जा सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह, तो उस पे भी ध्यान देंगे। एसबीआई हमने चार्ट देखा ही था, इसने अपनी लाइन को ब्रीच किया। अगर अब भी आपने टारगेट बेस जो था वो अपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका व्यू कैसा है। मैं तो इसको वीकली ले रहा हूँ, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, और लगातार सपोर्ट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से टक्कर ले रहा है। अगर इसको जैसे ही ब्रीच करेगा, एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। एक नया हाई 600-700 का भी 600 तो है ही, 700 के पास आराम से जा सकता है। किसी ब्रोकर का टारगेट भी आया था अच्छा खासा, 700 या 800, ठीक से रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, वहाँ पर था। प्रीवियस वीडियोज़ में आर्किन केमिकल्स 3% से ऊपर था, टारगेट 2 के बहुत क्लोज़ जा रहा है। अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आप कर लो। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, तो मैं तो पोज़ीशन बिल्ड ही कर रहा हूँ इसमें। अब अगर 676 पे अगर इसको रेजिस्टेंस मिला, तो थोड़ा-सा पार्शियल बुकिंग मैं भी करूँगा। नीचे आया तो एक लेस लेवल की बाइंग रहेगी। इसके अलावा हम आईक्यू का हमने Q2 रिज़ल्ट्स हमने देखा था, और हमने बताया था कि जो लेवल है इसका, ये जो 350 का लेवल है, इसको बीट करना इसको ज़रूरी है, उसके ऊपर गया है। अब इसको अपना हायर हाई बनाने के लिए 362 समझ लीजिए कि इसके ऊपर क्लोज़ होना होगा। आज अच्छा मोमेंट आया था, तो अगर आप देखो तो हल्का-सा अपनी आँखें आप थोड़ी-सी छोटी-बड़ी करो, तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से कुछ बनेगा, और इसको अगर हम टारगेट माने, क्लोन कर लें इसको, एक मैं बहुत रफ ड्राइंग कर रहा हूँ, आप अच्छे से करना। तो इसका टारगेट 400 के आसपास बैठेगा, तो क्लियरली जंप आ जाएगा। तो अगर आपका अगेन लॉन्ग टर्म व्यू हो आईक्यू में, तो करना, शॉर्ट टर्म के लिए आपको टारगेट टेक्निकल बेसिस पर दिख ही रहा है। याद रखिए, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की।
ताकि कोई भी एंकर आपको 8 बजे आके अपनी गट फीलिंग ना बताए कि मुझे लगता है जो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। आपको स्टॉक्स का लेवल पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए, आपको पर्टिकुलर इंडेक्स का लेवल भी पता होना चाहिए। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, वरना इस एनालिस्ट के बेस पे डबल डाउन एनालिसिस करिए, डबल फ़िल्ट्रेशन करिए। एशियन पेंट्स में नीचे से काफ़ी नीचे गया, फिर नीचे से बाइंग आ गई, फूड में अभी भी रिलीफ है। आई थिंक यहाँ से ऊपर जाएगा। एक हैमर टाइप का कैंडल बन रहा था इवनिंग तक, लेकिन थोड़ा-सा डोजी टाइप का बन गया, लेकिन अगेन एक पॉजिटिव मोमेंट आएगा, आप इसको ज़रूर ट्रैक करना। देवयानी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्यूरियस केस था। देखिए इसने इसको बीट नहीं किया, आपने अप फ्लैग डाउन फ्लैग के जो अपर पार्ट था उसको बीट नहीं किया। एक एक बड़ी कैंडल बनी, नीचे की तरफ आया, तो अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है। देखते हैं आगे चल के देवयानी में क्या होगा। अगर आपके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर है, 12 तारीख को कल हो गई, यानी आज इसकी रेस थी, कल एक्स डेट है इसकी, तो कल, आज ही 1410 का है, तो कल थियोरेटिकली 700 ₹5 का होना चाहिए, बट आई थिंक वो डिमांड सप्लाई का गेम होता है। अगर डिमांड ज़्यादा रही, सप्लाई कम रही, तो ऊपर-नीचे भी हो सकता है। जनरली स्प्लिट के बाद जब वैल्यू कम हो जाती है, तो बाइंग इंटरेस्ट बन जाता है। हम जैसे छोटे ट्रेडर्स बड़ी वैल्यू ले नहीं पाते, तो हम छोटे वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो इसको हम क्विकली देख सकते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट में हो, सोनाटा सॉफ्टवेयर आप लेना चाह रहे हो, तो स्प्लिट के बाद आप इसको कंसीडर कर सकते हो। कैम्स में ये जो गैप हो रहा है, इस गैप को फिल करने की तैयारी हो रही है। ये अच्छा खासा गैप है, इसको फिल करने की तैयारी हो रही है। अगर ये फिल करेगा, यहीं पर रेजिस्टेंस लेगा लगातार, यहाँ पे कुछ बिल्ड करेगा इस तरीके से, या नीचे आके भी यहाँ बिल्ड करेगा, तो फिर नेक्स्ट मोमेंट के लिए तैयारी करेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और हम चाहते भी हैं। टाटा पावर में भी आज ऊपर था, 3% से ऊपर का मूवमेंट था, लेकिन हम इसको डेली की जगह हम देख रहे हैं वीकली पर। हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं वीकली बेसिस पर, हमको टारगेट भी पता है, कप एंड हैंडल पता है, और हमको पता है कि ये कहाँ जा रहा है। इसके अलावा आईआरईडीए, ये हमने कल डिस्कस किया था। ये अगर आपका लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्लान हो तो करना। आईआरडीए अब बिज़नेस टू पहले बी टू बी में थे, अब ये छोटे कंज्यूमर सेगमेंट्स में आ गए हैं। रूफटॉप पीएम कुसुम योजना, इसमें भी आ गए हैं। 20% का आपस खिला के बैठा है, कल भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट आएगा। अगेन, आपको तभी बाय करना है जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू हो 5 से 10 साल का, तो ही बाय करना। शॉर्ट टर्म में लोगे, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता नहीं चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी, जो एमओआरटीएच है, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था, हमने डिस्कस किया था न्यूज़ बेस्ड, कि सुब्रोस जो है वो एसी कैबिन बनाने में एक लीडर है, और वो गैप अप ओपन हुआ, 17% का ऊपर था, लेकिन 10% 11% पे क्लोज हुआ, लेकिन बाद में सेलिंग आ गई। अभी भी कोई जल्दी नहीं है, याद रखिए ये अक्टूबर 25 से लागू होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आप इसमें बाय करना। आज भले ही 11% ऊपर है, हो सकता है कि ये ड्रैग करके वापस नीचे आ जाए, तब आप इसमें लेना, कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं। अगर आप मदरसन सुमी को देख रहे हो, आज उसमें भी इंटरेस्ट था। एक एक शॉर्ट टर्म, एक डेली टाइम फ्रेम पे उसने बीट करके ऊपर गया, वो भी ऊपर गया, और वॉल्यूम भी था। अब मदरसन सुमी क्यों गया? क्योंकि वो भी अ, एसी केबिन कूलिंग में वर्क करते हैं, ऑटो एंसिलरी के पार्ट हैं। अगर आप स्क्रीनर पर आओगे और इसको एक्सपेंड करोगे इसके डिटेल्स में, तो आपको दिखाई देगा कि वायरिंग में है, विज़न सिस्टम्स में है, मॉड्यूलर में है, काफ़ी प्रोडक्ट में है। मेटल प्रोडक्ट्स में आओगे, तो आपको एचवीएसी सिस्टम्स दिखाई देगा। अगर आपको नहीं पता है एचवी सिस्टम क्या होता है, कुछ भी आपको नहीं पता होता ना, तो आप इसको सिलेक्ट करो और इसको आप गूगल कर लो, तो आपको पता चलेगा कि यह है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसी को कहते हैं एचवीएसी। तो मदरसन सुमी भी काम करता है इसी सेगमेंट में, ऑटो एंसिलरी है। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइज़ भी करती है इसी में, लेकिन एम्बर डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टिकट साइज़ बहुत बड़ा है और पहले से ही बहुत चल चुका है। अगर आप एम्बर एंटरप्राइज़ेज़ के वेबसाइट पर आओगे और आप इसके बिज़नेस डिवीज़न में आओगे, तो रूम एयर कंडीशनर भी बनाते हैं ये, उसके पार्ट्स भी बनाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ रूम एंड एयर कंडीशनर ही नहीं, उनके पार्ट कंपोनेंट्स में आएँगे, तो भी आपको देखिएगा कॉपर पाइप्स, हीट एक्सचेंजर, मेटल एलिमेंट्स, और अलग-अलग तरह के टूल्स बनाते हैं। इसके अलावा बिज़नेस आप डिवीज़न में आओगे, तो आपको यहाँ मोबाइल एयर कंडीशन भी मिलेगा। इसमें ये ट्रेन्स के लिए, बसेस के लिए, व्हीकल्स के लिए, डिफेंस में, और जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनके लिए भी ये एयर कंडीशनिंग का काम प्रोवाइड करते हैं। बट अगेन, क्योंकि ये टिकट साइज़ बहुत बड़ी है, इसीलिए इसको मैं डिस्कस नहीं किया था। बट अगेन, अगर मदरसन सुमी या संवर्धन मदरसन, अब तो उसका नाम हो गया है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो, तो आप ये भी देख सकते हो। याद रखिएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे, तो अभी ये 200 के पास कंसोलिडेट करके ऊपर गया है, और आप इसमें अगर इसको डेली से हटा के वीकली बेसिस पे लगाओगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये कहाँ से आया हुआ है, 180 से आया हुआ है, नीचे आया हुआ है, और अगर ये राउंडिंग बॉटम बनाएगा, तो अच्छा होगा। पर आप कहोगे राउंडिंग बॉटम क्यों बनाएगा? क्योंकि इसकी टेंडेंसी यही है। आप वीकली से हटा के अब लगाओ इसको मंथली पर,
तो देखोगे कि मंथली पे आप लगाओगे तो देखोगे कि यहीं पर इसी पॉइंट पर ये जो अभी इसका पॉइंट है ये रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। तो 100 और 103 के आसपास को रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है जहाँ वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं 97 के पास। लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है कि ऊपर हाई बनाता है 170 के आसपास, फिर लो बनाता है जहाँ से देखिए सेम जगह से इसने मंथली बेसिस पे सपोर्ट है 64 के आसपास से। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है वेल गुड, मंथली चार्ट आप देखते हो वेल गुड। वापस ऊपर गया, कहाँ गया देखिए हाई इसने बनाया 170 के आसपास, नीचे आया 64 और फिर ये ऊपर की जर्नी तय कर रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पिछली बार जब मिला था तो ये नीचे टूट के 40 पे भी आ गया था, पर ये याद रखिए ये कोविड का टाइम था। तो कोविड जैसा स्लम्प तो नहीं आएगा, लेकिन मंथली बेसिस पे ये ट्रिगर करके वापस 170 बना सकता है। तो अगर आप यहाँ से करंट वैल्यू से भी 170 देखो कि कहाँ बना रहा है, तो अभी भी 75% यानी ऑलमोस्ट 74 पॉइंट्स का गेम है। अगर आपका मंथली, याद रखिए मंथली कैंडल है, एक कैंडल बनने में 30 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपका मंथली गेम हो, मंथली आप एनालिसिस करते हो, मंथली बेसिस पे आप सर्वाइव कर सकते हो, तो ही आप इसको ट्रैक करना, एनालिसिस करना, बाय सेल करने के बारे में सोचना। आईआरसीटीसी में भी अच्छा मोमेंट था, हम अगेन इसको ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे कैंडल ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन हम इसको ट्रैक कर रहे हैं वीकली बेसिस पर, क्योंकि हमको लगता है कि वापस जाएगा अपने ऑल टाइम हाई के पास, तो अच्छा गेन आएगा। आईईएक्स भी आज बहुत छोटे कैंडल बनी, थोड़ा-सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा, हमारे 152 के सपोर्ट को उसने सपोर्ट किया, उसकी वैल्यू रखी। थैंक यू वेरी मच। मज़गाँव डॉक भी आज उतना मूवमेंट नहीं आया। देखिए, मार्केट बहुत शातिर हो गया है। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मज़गाँव डॉक में आज गैप अप ज़रूर ओपन हुआ 2% 3% का, लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ। कल हम इसमें देखेंगे बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, अगर यही सेम ट्रैक ये फॉलो करता है। ये T+1 के हिसाब से आजकल लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो T+1 देख रहे हैं। न्यूज़ आ गई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया में सबको पता है। बाइंग इंटरेस्ट नहीं आया, हो सकता है लोग का इंटरेस्ट ना बने, लोग सेल कर दें। कल इसमें अप मूव आने के चांस है। यही ट्रेडिशन रहा है आजकल। हाँ, मैं नया ट्रेडिशन यही देख रहा हूँ। तो कल देखते हैं, कल ऊपर जाएगा वेल गुड, नहीं जाता तो मज़गाँव डॉक वैसे भी एक हेवी ऑर्डर बुक है। आज इनके एमडी आए थे शायद सीएनबीसी पे, वो बता रहे थे कि 40,000 करोड़ के पास आस-पास इनकी ऑर्डर बुक बैठी हुई है। उसमें 1150 करोड़ तो मिनिस्कल वैल्यू है। तो अगेन हम इसको लॉन्ग टर्म पे देखेंगे। आरती इंडस्ट्रीज़ को हम देख रहे हैं, आज भी अच्छा था, थोड़ा-सा ऊपर क्लोज़ हुआ, लेकिन अगेन हम डेली की जगह हम वीकली पे देख रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आएगा तो कहाँ तक जाएगा? 1100-1200 तक जा सकता है लॉन्ग टर्म पे वीकली में, तो हम इसको फ़ॉलो करें। सेम कहानी यूपीएल के साथ है। यूपीएल को के में भी आज अच्छा मूवमेंट था, वॉल्यूम भी थी, लगातार देख रहे हो कि ग्रीन बड़ी-बड़ी वॉल्यूम बार्स बन रही हैं। ये जो 533 का लेवल है ना, ये इम्पोर्टेंट है, और ये 635 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ़ आपको डेली बेसिस पर नहीं देखना है, आपको वीकली बेसिस पे देखना है। जब आप वीकली बेसिस पे लगाओगे तो देखोगे कि यही पहले सपोर्ट था इसका, पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, वहीं 635 से 533 से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी जा रहा है 635 के पास। 635 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप देखो इसने कई बार यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम खेला हुआ है। तो ये वैल्यू जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 635 के ऊपर जाके इसने अपवर्ड चैनल बनाना शुरू किया, तो इसमें रिवर्सल का साइन आएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसमें रिवर्सल आ चुका है। तो यूपीएल एक निफ्टी 50 का भी पार्ट है, तो एक्सचेंज के भी कुछ जो इंडेक्स फंड है उसकी भी कुछ बाइंग आती है, तो आप इनको भी ध्यान में रखना। इसके अलावा एप्टस को हम देखा, अच्छा मूवमेंट था, 4% का मूवमेंट। कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, और यही चार्ट, यही ट्रेंड लाइन हमने एप्टस के Q2 रिजल्ट वाली वीडियो में भी शेयर की थी। अगर आपको नहीं पता है, तो Q2 वीडियो रिजल्ट देखिए, हमने उसके फाइनेंशियल्स पे डिस्कस कर रखे हैं। अच्छी बाइंग थी, ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन किया। इसका जो अब नेक्स्ट टारगेट बैठ रहा है वो ऑलमोस्ट 358 के पास है, उसके बाद 373, 383 उसके पास जाएगा। एफएल इंडिया का भी हमने Q2 रिजल्ट किया था, ये ड्राइंग तभी की पड़ी हुई है। अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, आज 5-6% गया, लेकिन हम इसको देख रहे हैं वीकली बेसिस पर। जब आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो इसने इस तरह का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है, रीटेस्ट भी आ चुका है, और टारगेट कहाँ होगा? कप एंड हैंडल के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बेसिस पर 1426 के पास है। तो अभी भी इसमें मूवमेंट पेंडिंग है। अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म पे प्लान है कि 21% का गेन लेना है, तो आप एनालिसिस करिए और फिर इसमें बाइंग करिए। याद रखिए, एफएल में जब बाइंग आती है तो बड़ी-बड़ी वॉल्यूम्स आती है, हमने पहले भी Q2 रिजल्ट में के वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसके अलावा आखिरी में आता है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा में हमारे यतिन मोहता ने बोला है कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो 5 से 6% बेचने वाले हैं 7% के डिस्काउंट पे। अब यतिन मोहता की जो न्यूज़ होती है, जो सोर्सेज़ बेस्ड न्यूज़ होती है,
वो ऑलमोस्ट 100% होती है, काफ़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं इन पे यकीन करता हूँ, अगर आप ट्विटर पे इनको नहीं फ़ॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सोर्स ब्लॉक डील्स इनसे बेटर शायद ही कोई देता है। तो ये यहाँ पर जो इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, जो फ्लोर प्राइस है, वो 1785 का, ये बहुत ही नीचे है, 7%। और काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल सेलर्स हैं, वो बेच रहे हैं, एफआईआईज़ हैं, बेच रहे हैं। और अ, वैल्यू भी जो है वो काफ़ी बड़ी है। बेस प्राइस भी है ऑलमोस्ट 600 मिलियन का, और उसमें वो 86 मिलियन और भी जोड़ सकते हैं अगर इंटरेस्ट भरना तो। तो अगर हम चार्ट खोलते हैं, तो हमको मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है। एक पोल फ्लैग का था, ये पोल और ये फ्लैग, और इसका ब्रेकआउट आना था, लेकिन ब्रेकआउट आया नहीं। वापस इस चैनल में आ रहा है। अब जो इसका पहला रेजिस्टेंस था वो था 1890 का, दूसरा रेजिस्टेंस था 1814 के आसपास, और सबसे नीचे जो रेजिस्टेंस है वो है, सपोर्ट जो है, सॉरी, 1705 का। लेकिन ये बेच रहे हैं 1785। ये दोनों रेजिस्टेंस, दोनों सपोर्ट्स को ब्रेच कर रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं। तो अगर ब्लॉक डील विंडो में होती है, इस लेवल पे आता है, तो सीधा जंप मत करना, वेट करना और देखना कि बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेलर्स के नाम कल आ जाएँगे, हम देखेंगे कैसे बनेंगे, कौन-कौन सेलर है। और नीचे की तरफ अगर ये 1709 के पास आता है, तो ये परफेक्ट टाइम होगा नेक्स्ट चंक इन्वेस्टमेंट करने का। मैनकाइंड फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा-सा हाई वैल्यू ज़रूर है, वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, बट सस्ता आजकल कुछ नहीं मिलता, महँगा ही मिलता है। तो इसको हम देखेंगे। ये था हमारा एनालिसिस। कैसी लगी स्टॉक पिकिंग्स, न्यूज़, अपडेट्स, चार्ट्स? आप इसमें से कोई फॉलो कर रहे हो, कोई चार्ट में पोज़ीशन ली है आपने, ज़रूर शेयर करना। हो सके तो लाइक शेयर करिए। अगर आपने कोई भी वैल्यू अर्न की हो यहाँ से, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिए, ट्विटर पे फॉलो करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।